welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Today we are going to start Laws of Motion Part 3. Part 2 में मैंने आपको फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे. पार्ट 1 में हमने फोर्स डिस्कस किया था, फोर्स के टाइप्स, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जरूरी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. इन दिस चैप्टर, इन दिस पार्ट, in this video we are going to talk about those factors which are needed to change the force. अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो फोर्स के साथ चेंज होते हैं, जो फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम. अगर ये दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट है और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, both are traveling with 10 meter per second, then the force required to stop both of them will be different. दोनों ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो अलग होगा. अब अगर हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं दोनों का मास हो जाए सेम और वेलोसिटीज हो जाए डिफरेंट, 5 किलोग्राम मास सेम है और दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाएंगी, देन वी हैव टू अप्लाई द डिफरेंट फोर्स टू स्टॉप देम. इसका मतलब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी, दीज बोथ फिजिकल क्वांटिटीज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स की वैल्यू है वो इन दोनों क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है. द फर्स्ट थिंग इज मास एंड द सेकेंड थिंग इज velocity. So we have a new physical quantity which is related to mass and velocity. That quantity is linear momentum. We can say only momentum also, because in class 9th and 10th you have to study only linear momentum. In senior classes you have to study angular momentum also, but in your syllabus only linear momentum is there. So somewhere, sometimes, some places momentum word will also come. So what is linear momentum? The product of mass and velocity. Mass and velocity. The product of mass and velocity is called linear momentum. It means when an object has some velocity, it will have some momentum also. Mass तो हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो. मास सभी के पास होगा. अगर उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, देन इट शुड हैव सम मोमेंटम ऑल्सो. Linear momentum, the product of mass and velocity. Now this is a vector quantity. Linear momentum is a vector quantity because to explain linear momentum we need direction also. Only with the help of magnitude it cannot be explained. अगर हम linear momentum को पूरी तरह से explain करना चाहते हैं तो हमें direction की भी ज़रूरत होगी. That is why it is a vector quantity. और जैसा कि हम इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, mass into velocity, so the SI unit of linear momentum will be kilogram, the unit of mass, and meter per second. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. Yes, now we have to start with change in momentum, because these quantities will help in the formula, in the law of seconds, Newton's second law of motion. Change in momentum, जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग इट्स जर्नी अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. सो अगर हम कंसीडर करते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, ओके, एंड मास इज इक्वल टू एम. सो वी कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम जो मोशन के स्टार्टिंग में था, इनिशियल मोमेंटम, अभी मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला बताया, मास इंटू वेलोसिटी. सो इनिशियल मोमेंटम विल बिकम एम यू and final momentum will become mv. so the change in momentum का सिंबल p होता है और चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा. इन फिजिक्स डेल्टा सिंबल मीन्स डिफरेंस, mv minus mu. m will be common here, v minus u. It can be written as m delta v, means change in velocity, m delta v. This is called change in momentum. अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से ट्रैवलिंग कर रहा है, v तक गया है, या v से ट्रैवलिंग कर रहा है, u तक गया है, तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसे हम पहले रख देंगे, छोटी वैल्यू को बाद में. देन वी गेट चेंज इन मोमेंटम.
ओके, सो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बार बार ये आता है कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाए? यस इट इज, द पॉसिबिलिटी इज व्हेन वेलोसिटी इज वेरी लेस देन c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। जहां पे c स्पीड ऑफ लाइट है, अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम रहेगी तब तक तो मास चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी c की वैल्यू के इक्वल आ जाए, बड़ी हो जाए, ओके, अगर किसी तरह वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाए, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 8, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से चल रहा है तो उस कंडीशन में मास भी वेरिएबल हो जाता है। ओके, सो फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम हम पढ़ने जा रहे हैं कि मास कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए क्या जरूरी है? दिस कंडीशन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम कह सकते हैं 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 इतने मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होना चाहिए। देन चेंज इन मोमेंटम में हम लोग मास को कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से, जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये सब स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल से चलते हैं, तो इन कंडीशंस में क्या हो जाता है कि मास भी वैरी करने लगता है। तो हमारा ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये वहां पर गलत हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स में याद रखिएगा रेट वर्ड, रेट का मतलब होता है, रेट मीन्स डिवाइडेड बाई टाइम, कि फिजिक्स में हम जब कोई भी रेट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। अभी हमने बात की मोमेंटम का मतलब m v माइनस यू, दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। ये आया था चेंज इन मोमेंटम, m v माइनस यू। तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा जाए तो रेट क्या हो जाएगी? m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसमें अगर हम मास को सेपरेट कर लें v माइनस यू अपॉन टी, देन दिस क्वांटिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सो इज इक्वल टू m इंटू a। सो अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। सबसे पहले आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लिया विच इज m v माइनस यू। v और u क्या है? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब आपने उसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया कि ये जो वेलोसिटी में चेंजेस हैं कितनी देर में हो रहे हैं, दैट आर हैपनिंग इन t सेकेंड्स, तो उसके बाद v माइनस यू अपॉन टी को सेपरेट करके आपने एक्सेलरेशन लिख लिया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, देन वी कैन स्टार्ट न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइड is directly proportional to the rate of change of momentum. F is directly proportional to rate of change of momentum. आपका लगाया गया फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर आपका लगाया गया फोर्स उसकी कितनी वेलोसिटी चेंज करता है कितने टाइम इंटरवल में, ये चीज डिपेंड करेगी। आप अगर ज्यादा फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पर, ब्रेक अगर आप एकदम से लगा दो, साइकिलिंग करते समय अगर बहुत टाइटली आप ब्रेक लगा देते हो तो साइकिल जल्दी रुक जाती है, और अगर बहुत लूज ब्रेक लगाते हो, धीरे धीरे लगाते हो, तो साइकिल थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद ज्यादा टाइम इंटरवल बाद जाके रुकती है। तो इसका मतलब क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हम लोग मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट का चेंज करना चाहते हैं पर टाइम इंटरवल, ठीक है, तो वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स। जितना फोर्स ज्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसा कि हमने पढ़ा m v माइनस यू अपॉन टी, और इसी में अभी हमने पढ़ा था m a। सो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज m इंटू a। फॉर्मूला फॉर फोर्स विल बिकम मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. That is the Newton's second law statement. So the perfect statement for Newton's second law is the force applied on an object is directly related to the rate of change of momentum of the same object, and the direction of force is same as the direction of the momentum. जो डायरेक्शन मोमेंटम की होगी the same direction will be of force. तो जो हमारा सेकेंड लॉ है वो एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की मदद से फोर्स को। फर्स्ट लॉ में भी हमने फोर्स वर्ड पढ़ा था, सेकेंड लॉ में भी हम फोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेकेंड लॉ है दैट इज द बेसिक लॉ। हम लोग जो 3 लॉ पढ़ने वाले हैं, अगर उसमें से आपके सामने क्वेरी आ जाए कि कौन सा लॉ इसमें से फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है, तो फर्स्ट लॉ को हम फंडामेंटल लॉ नहीं कह सकते। उसके पीछे रीजन है,
फर्स्ट लॉ की हेल्प से हम सेकंड वाला नहीं बना पाएंगे, बट विद द सेकंड लॉ वी कैन फ्रेम फर्स्ट लॉ। कैसे, वो देखिए। अभी हमने पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 कर दी जाए, m तो 0 हो नहीं सकता, अगर a की वैल्यू 0 कर दी जाए सो F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू 0, सो F विल बिकम 0। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की वेलोसिटी चेंजेस पर इंटरवल टाइम नहीं हो रहे, तो उस ऑब्जेक्ट पर इसका मतलब क्या है, कोई भी फोर्स लगाया नहीं गया है। और यही हमारा पहला स्टेटमेंट था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। सो दिस इज द वर्किंग। कई बार वर्किंग पूछी जाती है कि हाउ विल यू गेट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फ्रॉम द सेकेंड लॉ, तो आप ये वर्किंग दिखा दोगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, if a is equal to 0 then F is equal to 0, which means if there is no external force then there is no acceleration produced in the object. So now we can say second law of Newton is the basic fundamental law. जो तीनों लॉज है उसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ ही मेन। Now we are starting with units of force. जैसा कि हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F is equal to m into a. So the unit of force will be unit of mass multiply unit of acceleration. So F unit of F, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, न्यूटन। इट इज स्टेटेड एज न्यूटन। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, देन द सीजीएस यूनिट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एज डाइन। ओके, Newton means kilogram meter per second square and dyne means gram centimeter per second square. Now if the relation between them should be asked, then so we can say like this: kilogram meter per second square is equal to 1000 gram multiplied by 100 centimeter per second square. 1000 and 100, 10 to the power 5 gram centimeter per second square, which means 10 to the power 5 dyne. So this is the relation between SI and CGS units of the force. So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. This is the relation between SI and CGS unit of force. अब कभी कभी स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को डिफाइन करिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करना है तो आप उसके बेसिक फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। अगर हम मास को 1 किलोग्राम प्लेस कर दें और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम ये दो वैल्यूज ले लेते हैं तो जो अगर हम F में ये दोनों वैल्यूज रखेंगे 1 into 1, तो आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। इट मीन्स इफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर एन अप्लाइंग अ फोर्स, देन द फोर्स इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। अगर कोई 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है कोई फोर्स लगाने पर, तो उसका मतलब है वो लगाया हुआ फोर्स कितना था, 1 न्यूटन था। और अगर इसी डेफिनेशन में किलोग्राम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ग्राम से और मीटर पर सेकेंड को रिप्लेस कर देते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी डाइन की। व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट एट अ 1 ग्राम ऑब्जेक्ट with an acceleration of 1 centimeter per second square, then the force applied was 1 dyne. And the relation between SI and CGS unit is Newton and dyne is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. So दोनों units की definition आपको मालूम होने चाहिए और दोनों के बीच का relation. These are the things about the unit of force. Okay. Now we are going to discuss some applications of Newton's second law. Practical life में हम लोग जितने भी ऐसी जगह देखते हैं, जैसे a glass tumbler falling on a bed does not break. ठीक है, अगर एक ग्लास टम्बलर हमारे बेड पर गिरता है तो वो नहीं टूटता, लेकिन वही ग्लास टम्बलर अगर जमीन पर गिर जाए तो टूट जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो उसका रीजन समझिए। जैसा कि हमने पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला है ma, जहां पर a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ओके, सो अगर हम F और T का रिलेशन देखें तो फोर्स का रिलेशन T के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है, अगर ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए हम बहुत कम टाइम इंटरवल दे रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी चेंज करने के लिए हम टाइम इंटरवल बहुत कम दे रहे हैं, तो फोर्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज फोर्स एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर ऑब्जेक्ट को
स्टॉप करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम टाइम इंटरवल ज़्यादा दे देंगे तो वहाँ पर फोर्स हमें कम लगेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यही रीज़न है जब ग्लास टम्बलर एक बेड पर गिरता है, बिकॉज बेड इज मेड अप ऑफ सच मटेरियल विच हैज़ एयर पार्टिकल्स इनसाइड इट, उनमें एयर फिल्ड रहती है। तो जब ग्लास टम्बलर गिरता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी चेंज होने में उसको काफ़ी टाइम मिल जाता है, जिस वजह से वहाँ पर टाइम इंटरवल इंक्रीज होने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। और यही चीज़ अगर हम बात करें रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो जब ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड विल नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा टाइम इंटरवल टू स्टॉप इट। ग्लास टम्बलर को रुकने के लिए बिल्कुल भी टाइम इंटरवल नहीं मिल पाएगा और ग्राउंड सरफेस उस ग्लास सरफेस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा एक एथलीट से रिलेटेड है। You have seen that in the competition when athletes are going to take high jump or long jump, then after the jump they will land on the surface of sand, neither any ground. ग्राउंड सरफेस के कंपैरिजन में सैंड पर गिरना ज़्यादा सही रहता है। क्यों? सेम रीज़न, अगर वो एक हाई वेलोसिटी से आ रहे हैं तो इसका मतलब है उनका मोमेंटम काफ़ी हाई होगा और उन्हें एकदम से आगे रुकना होगा, इसका मतलब उन्हें फाइनल मोमेंटम अपना जीरो करना है। मतलब उनका एक हाई मोमेंटम है, उसे जीरो मोमेंटम में लाना है, वो भी फोर्स लगेगा उनकी बॉडी पर जब वो गिरेंगे। तो अगर ये काम टाइम इंटरवल ज़्यादा प्रोवाइड करा देंगे तो उनकी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, और अगर टाइम इंटरवल कम रहेगा तो उनकी बॉडी पर लगने वाला फोर्स बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए जब वो एक हाई जंप लेने के बाद लैंड करते हैं, सैंड पर अगर वो लैंड करेंगे, रेत की सरफेस पर अगर वो लैंड करते हैं, तो उन्हें रुकने के लिए थोड़ा टाइम इंटरवल मिल जाता है, जिससे उनकी बॉडी के ऊपर फोर्स कम हो जाता है और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगती। और अगर वो डायरेक्टली आकर ज़मीन पर कूदेंगे तो उन्हें टाइम इंटरवल रुकने का बिल्कुल नहीं मिल पाएगा और उनकी बॉडी का जो भी पार्ट टकराएगा ज़मीन से वो चोट लग सकती है, वो टूट सकता है। दैट इज़ वाई दे आर लैंडिंग ऑन एनी सैंड बेड और बेड। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। एक क्रिकेटर कोई कैच लेने जा रहा होता है तो वो भी अपने हाथों को पीछे की ओर बढ़ाता है, ना कि आगे की ओर, क्योंकि अगर वो आगे की ओर बढ़ाएगा तो ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए वो टाइम इंटरवल नहीं दे पाएगा, और जब बॉल को कैच करके वो अपने हाथ विड्रॉ करेगा तो वहां पर वो कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल दे देगा बॉल की वेलोसिटी को जीरो तक आने का, और उसके हाथ पर चोट नहीं लगेगी और प्लस कैच भी नहीं छूटेगा। अगर वो आगे की तरफ अपना हाथ लाएगा तो अगेंस्ट रहेगा, तो उसको टाइम इंटरवल नहीं मिल पाएगा, कैच भी छूट सकता है और उसके हाथों पर चोट भी लग सकती है। बट जब वो विड्रॉ करता है अपने हैंड्स तो उसके हाथों पर चोट भी नहीं लगेगी, बिकॉज टाइम इंटरवल जितना बढ़ा देंगे फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो हमारे जो न्यूटन के सेकेंड लॉ के जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सभी का बेस यही है कि टाइम इंटरवल इंक्रीज करके हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, और अगर टाइम इंटरवल डिक्रीज हो गया, टाइम इंटरवल अगर इंक्रीज हो गया तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और टाइम डिक्रीज हो गया तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। सो रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इतना था हमारे पार्ट 3 लॉज ऑफ मोशन में। नेक्स्ट वीडियो में मेरे लिए वेट करिए पार्ट 4 का, बहुत जल्दी आपके सामने पार्ट 4 में पेश करूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड लाइक, सब्सक्राइब ऑल माई वीडियोज़।